प्रार्थनया वयं वर्गस्य आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डितमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्या जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदां चाड्यान्धकारापहाम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं प्रदां शारदाम्। येनाक्षरसमाम्नाय महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। आगतानां सर्वेषां स्वागतं करोमि। गतवर्गे काश्चित् संज्ञाः अस्माभिः अधीताः, तेषां पुनरावर्तनं कृत्वा अद्यतनविषयं वयं स्वीकुर्मः। एतावत् पठिताः या संज्ञाः सन्ति तेषु उपधा इत्युक्ते का, कोऽपि वदति वा? उपधा यदा सूत्रम् अपि मनसि अस्ति चेत् वदतु। अलोत्यान् पूर्व उपधा। हाँ, हाँ, तस्य अर्थः किं भगिनि? शब्दे अन्तिम वर्णात् पूर्व विद्यमानस्य वर्णस्य उपधा वदति। रामः शब्द अस्ति, तथा र आ मो आ तो अपूर्व मो अस्ति, सः उपधा मो हलन्त। अस्तु, अतः अहम् एकं शब्दं ददामि। चन्द्रमस् इति शब्दः अस्ति। चन्द्रमस् एतस्मिन् शब्दे उपधा तथा टी इति के वर्णाः भवन्ति। उपधा तथा टी आदौ आनपूर्व कुर्वन्तु, अनन्तरं वदतु। उपधा तथा टी। ये नूतनाः सन्ति ते जानन्ति खलु? उपधा टी टी अस् अंतिम अस् अस्ति। हाँ, अंतिम अस् अस्ति। टी हाँ, उपधा नास्ति मुझे लगता। आप शांति से सोच के बताइए, उपधा किसको बोलते हैं और टी किसको बोलते हैं? लक्ष्मी भगिनी, शब्दः किम् अस्ति? चन्द्रः, चन्द्रमस्, सकारान्त शब्द। आदौ लिखतु, अनन्तरं तस्य आनुपूर्वी कुर्वन्तु, अनन्तरं उपधा टी इति वदतु। चन्द्रमस् इति कीदृशः शब्दः भासते? हलादि अजादि वा? चन्द्रमस् इति हलादि शब्दः अस्ति वा अजादि शब्दः अस्ति? हलादि शब्द, उत्तमम्। हलन्तमस्ति वा अजन्तमस्ति? हलन्तमस्ति। उत्तमम्। इदानीम् उपधा, चन्द्रमस् अस्मिन् शब्दे उपधा तथा टी वक्तव्या। नहीं, भवती जानाति वा उपधा टी संज्ञा विषये जानाति वा?
अलोऽन्त्यात् पूर्व उपधा अन्तिम वर्णस्य पूर्ववर्ण उपधा इति उच्यते। लिखतु चन्द्रमस् कथं लेखनीयम्? च हलन्त हाँ, ओ सुजाता भगिनी ओ जानाति। इदानीं पद्मावली भगिनी जानाति न वा इति अहं ज्ञातुम् इच्छामि। चन्द्रमस् चन्द्र इम् प्लस् अ प्लस् इस् आ इस् दि उपधावर्णम्। उत्तमम्। टी वर्णः कः भवेत्? टी समूहः। वाट् इस् टी? अस्ति एव भवति। अस्। अचोन्त्यादि टी। अचोन्त्यादि टी। यदा चन्द्रमस् इत्यस्मिन् शब्दे कति स्वराः सन्ति वक्तुं शक्यते वा? स्वराः चन्द्र अ अ अ त्रीणि त्रयः स्वराः सन्ति। अन्तिम स्वरः कुत्र अस्ति? उपधावर्णः इम् प्लस् अ। अकार सकार खलु? अकार पूर्व अनन्तरं सकार। तर्हि अन्तिम अच् आरभ्य ये वर्णाः सन्ति ते सर्वे टी संज्ञकाः भवन्ति। अन्तिम अच् आरभ्य ये वर्णसमूह सन्ति, यदा अन्तिम अच भगिनी आदि संज्ञा जानाति वा? व्हाट इज आदि, व्हाट इज अंत? आदि शब्द आदि वर्णः आदि संज्ञा। हाँ, आदि यस्मात् आदि किमपि नास्ति, परम् अस्ति। some a letter which has nothing in the beginning but having the end. All varnas follows that particular letter. And anta is the last letter. All varnas precede before that particular letter and not the end. Avgantum shakyate, the last letter and the first letter, as you say in the English. So acho antyadi ti. Antim acha यस्य आदि अस्ति तत् समूहः टी संज्ञकः भवति। सो अन्तिम अच इत्युक्ते अवर्ण खलु, तस्मात् अनन्तरं व्यञ्जनम् अस्ति सकार। सो अस् इति वर्णसमूहः टी संज्ञकः भवति। अवगन्तुं शक्यते वा सर्वे? उपधा उसके पहले जो आता है, टी संज्ञक के पहले जो अच्छा आता है। देखिए, टी संज्ञा और उपधा संज्ञा में यही प्रॉब्लम होता है। अंतिम अल होता है। अल मतलब क्या हुआ? हल और स्वर मिक्स दोनों। अलो अंत्यात् पूर्व उपधा। अंतिम अल के पहले जो वर्ण होता है, कैन इट बी स्वर, कैन इट बी व्यंजन, whatever it be, it's an upatha. But what is टी? अचोन्त्यादि टी। अंतिम अच जिसके पहले हो वो समूह, उसको टी संज्ञा बोलते हैं। यहां चंद्रमस ये हम लोग ने शब्द लिया, उसमें अंतिम अच है अकार, उसके बाद में क्या है? सकार, दंत सकार। तो अंतिम अच है वो आदि में जिसके है, अकार आदि में है सकार के, तो अस जो वर्ण हुआ, अस जो समूह है वो आगे है, उसका अंतिम वर्ण, अंतिम अच है शब्द का। समझ में आ रहा है या मैं लिख के बताऊं? महोदय, नी धातु मध्ये इदानीं न वक्तव्यम्। इदानीं चन्द्रमस् इति शब्दे ध्यानं कुर्वन्तु कृपया। अस्येव टी भवति। अस् इति टी न, परन्तु पद्मावली भगिनी न जानाति, अनेन वारं वारं अहं वदामि। अन्म्यूट् भवन्तु सर्वे। यदा सर्वे वीडियो उद्घाटयितुं शक्नुवन्ति कृपया उद्घाटयन्तु। सो इट कैन बी परस्परः वर्गः। It is not a webinar that I am going on speaking and you are learning. If it is possible, please do open the videos.
So what I am trying to say is, भवती संस्कृत भाषा आंग्ल भाषा जानाति खलु पद्मावती भगिनी? हिंदी भाषा जानाति वा? आङ्ग्लभाषा हिन्दी भाषा अपि जानामि, वक्तुं न शक्नोमि। न चिन्ता मास्तु, अहं मम करपत्रं शेर् करोमि, तनेन भवती ज्ञातुं शक्नुवन्ति। वारं वारं इयं संज्ञा अहं वदामि, कारणं किम् अस्माभिः ज्ञातव्या इति। अत्र भवतु पश्यतु, टी अचोन्त्यादि टी शब्दस्य अन्तिम अच् इत्युक्ते स्वर, वर्णात् आरभ्य शब्दस्य अन्तिम वर्णपर्यन्तं शब्दसमूहस्य टी संज्ञा भवति। इत्युक्ते चन्द्रम्। हाँ, no, न Please. अस् इति टी संज्ञा भवति। now see, if I am taking मनस् अस् पुष्प चन्द्रमस् इति शब्दः अस्माभिः स्वीक्रियते खलु। तत्र किमस्ति? चकार अस्ति, अकार अस्ति, नकार अस्ति, दकार अस्ति, रेफ अस्ति, मकार अस्ति, अकार अस्ति, सकार अस्ति। अनयोः मध्ये सन्देहः नास्ति खलु? अस्तु, तर्हि इदानीं दृष्ट्वा वदतु, एतस्मिन् शब्दे उपधा का? पद्मावती भगिनी एव वदति। पूर्व मोका नो, उपधा अंतिम वर्ण से पूर्व में जो होगी वो उपधा है। स्वर हो, व्यंजन हो, आपको वो देखना नहीं है, केवल अंतिम वर्ण देखिए, लास्ट बट वन। ये चंद्रमस, यहाँ पर उपधा कौन सी दिख रही है आपको? नहीं, यहाँ सकार अंतिम वर्ण है, उसके पहले ह्रस्वकार है, तो उसकी उपधा क्या हुई? ह्रस्वकार इसकी उपधा हुई ना। ये दोनों तो अंतिम अल का मतलब होगा अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण है यहाँ पर सकार, दंत सकार। उसके पहले जो वर्ण है, स्वर हो या व्यंजन हो, वो उपधा है। तो सो उपधा नहीं, अकार एव उपधा। अंतिम वर्णस्य पूर्वे अकारः उपधा अस्त्येव टी। हाँ, अस इति टी भवति, अकार इज द उपधा। एंड नाउ प्लीज नोट, अचोन्त्यादि टी, अंतिम अच जो है, जिसके आदि में है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द अंतिम अच अ, right? There are three ach, hrasva akara, akara, idamapi akara asti. अत्रापि अकारस्य तर्हि अंतिम अचत्रि अकार खलु। सो व्हाट इज द उक्ति? अंतिम अच आरभ्य यस ये वर्णाः सन्ति, ते सर्वे टी संज्ञकाः सन्ति। अंतिम अच आरभ्य ये वर्णाः सन्ति, ते सर्वे टी वर्णाः। हाँ, सो द अंतिम वर्ण, प्लीज कीप इन माइंड what the sutra says, antim varna should be the adi varna of that particular group. टी संज्ञा का आदि वर्ण है, अंतिम वर्ण है। संज्ञा जो समूह है, उसके जो आदि में अंतिम अच होना चाहिए। आदि अभी अच होना चाहिए, अंतिम अभी अच वर्ण का होना। नहीं, अंतिम यदि अच होगा तो अंतिम अच ही टी हो जाएगा। जैसे रा म हम लोग ने दिया, यहाँ पर आप देखिए, र आ म अ, यहाँ पर अंतिम अच है, इसके बाद में कुछ नहीं है, तो अंतिम वर्ण ही टी संज्ञा हुई उसकी। तो अकार हाँ इस टी संज्ञा है। परंतु यहाँ हम लोग ने मनस शब्द लिया, तो मनस के बाद में सकार है और अकारोत्तर सकार है, तो दैट ग्रुप
of akara and sakara together will have a T संज्ञा. अस्तु अवगन्तुं शक्यते वा? अवगन्ध हाँ, अवगच्छति महोदय। चंद्रमस प्रश्न? में स हलंत उपधा हो गया ना। नहीं, उपदा अस् वो उपधा क्यों होता? अंतिम वर्ण है वो. अस् अस् अंतिम आ, वर्ण के नहीं, पूर्व में जो भी अ है शब्द टी ना। देखिए, अ शब्द है हाँ। वो उपधा है और अस है वो टी है. अस है तो टी। तो आपने एक बार पार्वती शब्द लिखा है। तो पार्वती में अंतिम क्या हुआ? इकार हुआ. हाँ इकार हाँ इकार अंतिम अच है वो. हाँ। तो वो अंतिम अच के बाद में कुछ नहीं है, तो अंतिम अच ही इसकी टी संज्ञा हुई. ये विल बी उपधा, इसमें तो लिखा है। टी में कहा उपधा टी होता होगा, लेकिन अंतिम जो टी है, टी हाँ टी है वो ई है. वो हाँ। अच की ही हो सकती है ना. नहीं, पार्वती में उपधा तो कैसे हो गया? आप लिख जाना करके देखिए पार्वती. आप लिखिए पार्वती, कैसे लिखते हैं? पो आ रो वो ओ तो ई दीर्घ ई। तो आप ही बताइए, मैंने उपधा की डेफिनेशन क्या है? अंतिम वर्णात् पूर्व, अंतिम वर्णात् पूर्व विद्यमानस्य वर्णस्य उपधा अच्छा, वदति अंतिम ना। वर्ण क्या है इसमें? ई। हाँ, तो अंतिम वर्ण आपका ई हो गया. हाँ, उसके पहले क्या है? पूर्वत हलंत। तो ये इसकी उपधा हो गई. समझ में आया यहां तक? हाँ। हम तो लोग अब टी संज्ञा करते हैं. एक उपधा संज्ञा खत्म हो गई. हाँ। अब उसकी टी टी संज्ञा क्या हुई? अंतिम अच जो है हाँ उसके बाद में जो जो वर्ण आते हैं, अंतिम अच के बाद में हल सब वर्ण, हल वर्ण ही आएंगे, व्यंजन ही आएंगे. यदि स्वर आता तो वो अंतिम स्वर हो जाता है ना, जैसे अस हाँ। होगा या अज होगा, कुछ भी होगा. हम्म, लेकिन यदि अंतिम स्वर हम लोग ने पकड़ लिया तो उसके बाद में जो भी आएंगे वो हल ही आएंगे, व्यंजन ही आएंगे. तो उसके बाद में तो स्वर नहीं आएंगे. हम्म, तो जब हम लोग ने अंतिम अच पकड़ लिया, जैसे पार्वती में तकार इकार अंतिम अच है, हम्म, उसके बाद में कुछ नहीं है, तो ओके। इकार ही इत संज्ञा आपका टी संज्ञा हुआ. ईटी, ईटी होगा ना। ई क्यों ई टी? नहीं, हाँ, पार्वती में इकार ई है ना। मतलब इकार टी संज्ञा क्या? आप ऐसे बोले ई टी होगा, नहीं समझ में आया. हाँ। जब आप इकार- वर्ण बोलते हैं हमेशा कार और इफ करके बोला करिए. जैसे वर्णों का उच्चार हमेशा ककार, खकार, गकार ऐसा होता है. हम्म, और जब रेफ हम लोग बोलते हैं, र हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं, उसको हमेशा रेफ करके बोला चाहिए. रेपा हाँ, रेफ महोदय, और महोदय, अकार. महोदय, अत्यंत धातु मध्ये अंतिम अक्षर एव टी भवति, टी संज्ञा। आम्, हाँ, अन्तिमचेव भवति. इदानीं हम एकं धातुं स्वीकुर्मः. वयं धातुं स्वीकुर्मः. पच् इति धातुः अस्ति. एतस्मिन् धातौ उपधा का भवति? टी का भवति? आ भवति। अभवति महा। अभवति। आनुपूर्विका भवति. आनुपूर्वी करोतु आदौ. पो अस्ति न, तो उपधा टी भवति। आप शांति से आनुपूर्वी कैसे करते हैं मालूम है आप नहीं, लोगों को? वो पच तो हलंत है, च, इसलिए आ नहीं आएगा। उसके पूर्वे का जो ये है ने अच है ने, वो टी संज्ञक है। कितने वर्ण है इस धातु में बताइए? अ च हलंत। 3. ठीक है, प और चकार. तो अंतिम वर्ण क्या हुआ इसमें? हलंत चकार। वर्ण का हाँ, इट। हल है वो चकार है. हाँ, चकार ठीक है, ये हम लोग को देखना है. उसके आगे का वर्ण क्या देख रहे हैं आप? आदि अपि हलन्तः इप् नहीं नहीं, आदि अस्तु. एतत् हलादि धातु अस्ति. वयं ज्ञातुं शक्नुमः. हलादि हलन्त धातु. आम् हलन्त धातु हलादि हलाति हलादि हलंत हलन्त धातु। धातु. आम्। परन्तु इदानीं वयम् उपधायाः चर्चां कुर्मः खलु.
उपदा च पूर्वे आ है एव अच् हाँ, अकारः अकारः स एव अकार अस्ति खलु एतस्मिन् एक धातौ एव अकारः अस्ति सः एव आदि स एव अन्तः या तर्हि अन्तिम अच परे कति वर्णाः सन्ति एक ही वर्णः एक एक अंतिम द्वे अच के बाद वर्णाः में कितने वर्ण हैं द्वे वर्णाः सन्ति वर्णद्वयम् वर्ण द्वे अकार वर्णाः स्वर चकार अकार चकार अकार चकार तो टी संज्ञा किसकी हुई अच की अंतिम वर्ण के पहले अच नहीं मैं अंतिम वर्ण के जो पहले होगी वो उपधा होगी उपदा और अंतिम अच जो होगा चकार। उसके बाद में होगा वो टी है इदानीं अच् चकार धातु में अच् एव टी देखिए यहाँ पर मैं पच आपको दिखाता हूँ आप देख पा रहे हैं ना हाँ दृश्यते महोदय हाँ पकार अकार चकार ओ आम् तर्हि अंतिम वर्ण अस्ति चकार आम् तस्मात् पूर्वं ह्रस्व अकार अस्ति तर्हि ह्रस्व अकार एव उपधा भवति उपदा we are not concerned whether it is a consonant or a vowel it is antim al so all letters in the varna matrika are together can be taken as al acha and hal together is called al महोदय एकः सन्देहः अस्ति मैथिली so च we need not split it into ich and it we take it as a chakarah we are there is no it is only chakar cha only is there ich is plus no generally no please keep it in mind is a halanta it is Achha, not following by a swara astu if it is a complete chakara it will be like this astu but what is here is this with a halanta am if you see that halanta it does not have any swara in between it is only the consonant portion astu avagat hal ha antim consonant so chakara is the antim varna antim al alontyat purva upadha so akara will be the upadha एतावत् पर्यन्तम् अवगम्यते सम्यक् अवगति इदानीं टी संज्ञा यस्य सूत्र किमस्ति अचो अन्त्यादि टी कति स्वराः अस्मिन् विद्यमान अस्ति एकमेव स्वरः अस्ति सः एव आदि भवति स एव अन्ते भवति सो अकार आरभ्य ये वर्णाः सन्ति केवलं हलः एव भवन्ति खलु हलः एव भवति पूर्वम् अन्तिमस्वरः एव भवति तर्हि अस्मिन् टी इत्युक्ते अच् सो अन्तिम स्वर आरभ्य ये वर्णाः भवन्ति ते टी संज्ञकाः स्युः starting from the last vowel in a shabda or dhatu or a pratyaya whatever till the end of the particular word it's called t okay avgamyate avagatam samyak avagatam sandehah nasti सन्देहः नास्ति now we will see why this is useful so you know haladi and halanta dhatu right what is haladi हल जिसका आदि में है हल यस्य आदौ अस्ति आदौ अस्ति हल से आदौ अस्ति सः शब्दः हलादि हल यस्य अन्ते अस्ति हलन्त हलन्त एतावत् पर्यन्तं क्लियर सिमिलर्ली अच यस्य आदि अस्ति अजादि अच यस्य आदि अस्ति अजादि अच यस्य अन्ते अस्ति अजन्त यदा वयं नि इति धातुं स्वीकुर्मः नकार
ततोत्तर ईकार अस्ति। अत्र हलादि धातु नकार आदौ अस्ति। हलादि धातु अन्ते किमस्ति? स्वरः अजन्त धातु। हलादि अजन्त धातु। हलादि अजन्त धातु। परन्तु अस् इति धातुं स्वीकुर्मः, अकार अस्ति आदौ, तर्हि कीदृशः धातुः स्यात्? हलन्त आदौ स्वरः अस्ति। अजादि 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 हलन्त धातु। अजादि हलन्त धातु। सकार इति हल् अस्ति, हल् वर्ण खलु। तर्हि आदौ अच् वर्ण अस्ति, अनन्तरं व्यञ्जनम् अस्ति, हल् वर्ण अस्ति। सो अजादि हलन्त धातु। अलम् एतावत् पर्यन्तं शङ्का नास्ति? इदानीम् उपधा, इदानीम् उपधा वयं स्वीकुर्मः। Mahodaya, all these presentations are there in the drive, is it, Mahodaya? No, it's not in the drive. Can you please Once I put it? finish the subject, I'll upload it. Because first day I'm learning today after a Okay. long time. That's Okay. See, आदि संज्ञा यस्मात् परम् अस्ति पूर्वं नास्ति, भवन्तः सर्वे अवगच्छन्ति खलु। अन्त संज्ञा यस्मात् पूर्वम् अस्ति परं नास्ति, सो अन्तः। उपधा अलो अन्त्यात् पूर्व उपधा। अत्र पश्यतु, राम अस्मिन् मकार इति उपधा अस्ति। Now, what is the significance of the upadha? If I say lik iti dhatu asti, idanim ma pashyatu. Lik iti dhatoho anupurvi kurvantu. Lakara, ikara, khakara. अकार Lakara, ikara, khakara. सम्यक्? शङ्का नास्ति एतावत्? इदानीं कीदृशः धातुः अयम्? हलन्त हलादि हलन्त धातु अस्ति, परन्तु उपधां स्वीकृत्य अपि धातोः प्रकारं भवति। यस्य उपधायाम् इकार अस्ति, तर्हि इदुपद् इति धातूनां कुर्मः। इदुपद्, इत् उपधायां यस्य सः धातु इदुपद्, इद उपध, इदुपद्, इदुपद्। इकार यस्य उपधायाम् अस्ति सः धातु इदुपद्। इदानीं पठ इति स्वीकुर्मः। तत्र उपधायां कः वर्णः? ह्रस्व अकार। तर्हि अदुपद्, अदुपद्। Now मृज, भवती जानाति, ये नूतनाः सन्ति तेषां कृते अहं वदामि वारं वारं, भवती तु जानाति एव। तर्हि अन्ये अपि जानन्ति न वा? ऋदुपद्, यस्य उपधायां ऋकार अस्ति। इदानीम् अवगम्यते वा? कुप् धातु अथवा भवति, कुण्ठ धातु भवति, कुप् धातु भवति, कदाचित् उदुपद्, उदुपद् समानरीत्या उदुपद्, इदुपद्, इदुपद् भवितुम् अर्हति खलु। तर्हि तत्र पश्यतु, गुप् धातु अस्ति कुपुरक्षणे। सो अत्र ऊदुपद् धातु, दीर्घ उकार अस्ति उपधायाम्। अत्र मुद् धातु अस्ति, ह्रस्व उकार अस्ति उपधायाम्, तर्हि उदुपद्। अवगम्यते? शङ्का नास्ति खलु? न शङ्का महोदय, सम्यक् अवगम्यते। यदा वयं धातुं स्वीकुर्मः, धातोः कृते वयं प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः, तर्हि
यदा वयं प्रत्ययस्य योजनं कुर्मः तर्हि वयं जानीमः यत् धातुना सह अस्माभिः प्रत्ययस्य योजनीयं करणीयम्। तर्हि आदौ कस्यापि शब्दस्य धातु इति नाम्ना संज्ञा भवेत्। First, we have to identify that particular word as a dhatu. First, we have to identify that this word is a dhatu or a subant or a namapadam or pratipadikam. So, when we say tingant, ting pratyayaha, dhatubhyah sah yujyate, dhatuna sah yujyate. So, first we have to see what is the dhatu. We cannot say Rama plus tip. We cannot say, because Rama is a pratipadikam and tip is a tingant, ting pratyaya. Right? Similarly, we cannot say patha plus su, because it is subanta. Similarly, we have to identify this. So, dhatu krute panirina sutradvayam diyate bhuvadayo dhatavah. Bhuvadayoh dhatavah. प्रथमं धातु पाठे प्रथमं धातु अस्ति भू सत्तायाम इति धातु अस्ति। यस्य आदौ भू इति धातु अस्ति ते सर्वे धातवः भुवादयोः धातवः इति सूत्रेण धातु संज्ञा प्राप्नुवन्ति। यस्य आदि भू अस्ति। हाँ, भू पहला धातु पाठ में पहला शब्द धातु है भू। तो जो पाठ में जो भी धातु हैं वो पूरा गण में, तो भू जिसके आगे में है वो सब धातु भुवादयो धातवः सत्र से धातु संज्ञा प्राप्त करते हैं। We cannot use. Mahoday, ek sandhya asti. So pashyati, everything belongs to that bhuadi gana. No. We are not discussing the gana. Gana. So there are in the dhatu part, there are 1930 dhatu. The first dhatu being bhu. Okay. So bhu represent the first of all the dhatus. Bhu is the first gana also. Bhavadi is the first gana also. So we can say the first dhatu in the dhatu patha is bhu sattayam. So bhu dhatu yasya adau santi asti sa sarve dhatavah or dhatu samuhah bhuadayo dhatavah iti namnya iti sutrena dhatu sanya prapnoti. So this is the first dhatu sutra. We cannot use a dhatu, we cannot add the pratyaya unless and until we do the dhatu sanya. But there are some dhatus we use but for which Panini has not given in the dhatu part. For example, pathati. Path iti dhatu asti. Aham pathami, balakah patati. But what if I want to tell pathayati, shikshakah pathayati? Tasya krute Panina kimapi dhatu pathe na diyate. Tesham krute sanadantya pratyayah yojaniyaha iti Panina uchyate. For that, Panini has given 12 pratyayas starting from the san pratyaya. So we can add these pratyayas to namapadam or a dhatu to make a new dhatu. For example, those who have learned the nich, nijanta and sannanta dhatu is in the Kovida exams, they understand that patha dhatu yatha vayam nich pratyayasya yojanam kurmaha tari pathi iti nutanasya dhatoho nirmanam bhavati. Pathi, the new dhatu will be pathi. But when we are using a san pratyaya to the pat dhatoho, new dhatu will be pipatisha. क्या होगा सर? पिपठिष, पिपठिषति, पठितुम इच्छति, पिपठिषति, बालकः पाठं पिपठिषति, बालकः पाठं पठितुम इच्छति, पिपठिषति. So when we are using different pratyayas called sanadi pratyaya, there are 12 of them, we get new dhatu. There are pratyayas called kyach, kamyach, kyang,
and earning, there are so many pratyayas are there. I have marked down here. You can just look at them. I will send the link and the PDF after some time once we finish. This all dhatus can be added to a namapada. Now, when I have told you san pratyaya and ich pratyaya, I have given the example of a dhatu, right? Patha plus nich, patha plus san. Now I give an example how a dhatu can be used, derived from a namapada. First is a putra. Someone wants a son for himself. Don't write anything, just listen. Someone wants a son for himself. So, putra plus kyach. We are adding the kyach pratyaya, which is a sanadi pratyaya, to derive a new dhatu called putriya. Putriya. So, saha putriyati. Saha atmanam putram ichchati. He wants a son for himself. Saha putriyati. This is a new dhatu we have derived from the putra, which is a pratipadikam. अवगन्तुम् तो अशक्यते? उसमें कौन सा क्यच ये प्रत्यय, क्यच प्रत्यय, क्यच दिया. तो उसमें अब क्या लगता है उसमें? वो अभी नहीं जानते हैं. आप ये सूत्र पुत्र प्लस क्यच आप पकड़ के चलिए, तो उसमें नया धातु होता है पुत्रीय. तो ये एक नया धातु का निर्माण होता है. जैसे हम लोग क्यच लगा करके नूतन धातु का निर्माण किया, वो हमारा काम हो गया उसमें. और जैसे हम बनाते वो ऐसा करता है. सह काकः शेनायते, क्यंग प्रत्यय मैंने यूज किया. वो सह शेन इव आचरति. He behaves like someone or something. गर्दभः सिंहम् इव आचरति. गर्दभः अस्ति, सिंहम् इव आचरति. So सिंहायते. गर्दभः सिंहायते. We can add a kyang pratyaya to the particular namapadam, and a dhatu will have a new dhatu. For here, shenayate, simhayate, we are called new dhatus. We have, and the pratyayas will follow accordingly. महोदय अत्र प्रत्यययोजनान्तरम् आत्मनेपदी रूपं वर्तते वा, नो चेत् परस्मै यथा भवान् वदति पुत्रीयति? क्यच योजयामः. येन सह परस्मैपदी प्रत्ययः भवन्ति. क्यङ्ग प्रत्ययस्य योजनेन आत्मनेपदी प्रत्ययः भवन्ति. क्यङ्ग पुत्रीयते भवति वा? न, पुत्रीयति परन्तु शेनायते. There are two different meanings. So he wants a son for himself. It's a kyach pratyaya. Saha putriyati. But kakah shenayate. Shena iva acharati. Shenayate. Shena acts like a baj or hawk. और कुक्कुरः गर्दभायते. गर्दभायते तत्र आत्मनेपदी रूपम् आगच्छति. क्यङ्ग प्रत्यये योजने सति आत्मनेपदी प्रत्ययः भवति. तदा एव सर्वदा. When we have learned in the शिक्षा, right? दासायते. आमाम्. दासायते, दास plus क्यङ्ग. दासायते, दास इव आचरति. आशा येषां दासी दासायते लोकः सर्वस्य. There is some sukti आसीत् खलु. So dasayata is made by using kyang pratyaya with dasa shabda pratipadikam. Dasa iva acharati. Avagamyate va? So there are 12 pratyayas, by addition of which we can have new and new dhatus. Only 12 pratyayas? Yes, ma'am. Only 12 pratyayas will have a millions of dhatus. But here only Ekadasa pratyaya are there. Pardon? Anajanta Dhatava, only 11 pratyayas are available on this thing. 12th one is not there. Yeah, the earning is there. Oh, नीचे है. Okay. या वो ऊपर में मैंने हम लोग अभी बीच में लिखा ना, तो इसीलिए ऊपर से नीचे चला आया. रस्माभिः किमपि
मया लिखितमासीत्। ओके, सन क्यच काम्यच क्यं क्यश क्युप णिच यं यक आय यंग णिंग एते प्रत्ययाः सन्ति। तेषां प्रयोगेन नूतनस्य धातोः निर्माणं कर्तुं शक्नुमः। So that dhatu, the new dhatu, will have a dhatu sanya by sanadantya dhatavah, by sutra. This is a second sutram which defines a dhatu called sanadantya dhatavah. San adi yasya saha te pratyayah yasmin yojayate te dhatu sanadantya dhato namna ज्ञायते। सन प्रत्यय आदि में होता है। सबसे पहले सन प्रत्यय पढ़ा गया है, सनादि प्रत्यय बोल लेते हैं उसको, सन आदि यस्य सह और येषाम स्ते, जो आप बोलना चाहें, समास है, बहुब्रीहि समास। इसीलिए मैंने सन सबसे पहले रखा है। सन प्रत्यय जिसके आदि में है वो पूरा जो प्रत्यय का जो समूह है उसको सनादि प्रत्यय बोलते हैं हम लोग। तो सनादि प्रत्यय से योजने से जो धातु बनती है वो सनादि धातु हो गई। शंका नास्ति खलु? Starting from वदतु। Starting from? Starting from that pratyaya we have to. Sun. Yes, starting from the pratyaya sun. That is why I taught you the adi and anta before. So the will adi and ant will use frequently, and upadha. तो फिर Now, ये कैच और जो भी बाकी के जो ये है हाँ, प्रत्यय, मैंने तो क्या समझाया आप? आपने समझाया कि सन आदि जिसके है वो तो सन्ना जिसके हाथ है वो प्रत्यय समूह, पूरा समूह आ जाता है वो, उसमें समूह खाली क्यच नहीं है। वो आप 12 प्रत्ययों का जो समूह है समूह है। उसको सनादि प्रत्यय बोलते हैं हम लोग। आप वो सनादि प्रत्यय जिसमें है वो धातु सनादि धातु हुई। हाँ, बराबर समझ में आ गया। पक्का? नहीं भूलेंगे पक्का। अभी? नहीं पक्का गए। अभ्यास संज्ञा किसको बोलते हैं? अभ्यास ऐसे जो पठ धातु है उसका द्वित्वम होता है और उसके आगे का जो ये पठ है वो अभ्यास संज्ञा है। और उसके पूर्ण जो पपच वो पठ होता है वो पठ तो नहीं अभ्यस्त, बोलते हैं, पठ पठ दोनों को ही अभ्यस्त बोलते हैं। उसको अभ्यस्त बोलते हैं। और बाकी के जो बाद में पपठ होता है वो अभ्यस्त संज्ञा। पठ आपने क्यों कर दिया? अभी तो हम लोग पठ पठ में ही है। पट में ये तो हाँ, बोलती तो पठ पठ में ही है। हाँ, द्वित्वम भाव होता है वो पट जो है वो अभ्यास संज्ञा है। नहीं, पठ पठ जब आप 2 बार बोली आप तो दोनों तो मिला करके दोनों को अभ्यस्त संज्ञा होती है। हाँ, पहला और वाला जो पठ है उसको अभ्यास संज्ञा होती है। हाँ, पहले वाला पठ अभ्यास संज्ञा होती है। पद्मावती भगिनी जानाति वा? जानामि महोदय। द्वित्वं जानाति खलु? द्वित्वं जानामि। पट् इति धातोः न पट् पट्, पच् धातोः न पच् पच्। पहला पच् अस्ति है न, इसमें प्रक्रिया भवति, तदेव अभ्यास संज्ञा इति। उत्तम। पूर्वोऽभ्यासः, जो पूर्वो अभ्यासः, जो पूर्व में है उसकी अभ्यास संज्ञा होती है। उभे अभ्यस्तम, दोनों को साथ में मिला करके, दोनों को मिला करके हम लोग बोलेंगे अभ्यस्त। अभ्यस्त ये मैंने आगे पढ़ा दिया है, इसीलिए जब मैं रिवाइज कर रहा हूं आप, ठीक है। प्रातिपदिक किसको बोलते हैं? पद्मावती भगिनी वदति वा? प्रातिपदिकं
There are two Padmavati Bhagini. One is Padmavalli and महोदय Padmavati Upulari. आमां महोदय प्रातिपदिका तत् पाणिनि महोदयेन उक्तमासीत् धातु यः क्रियां सूचयति यः पदं क्रियां सूचयति तत् धातु अस्ति तत् पदं धातु अस्ति धातु विना अन्यं क्रिया पदानि सर्वाणि प्रातिपदिकानि भवन्ति सूत्राणि मनसि सन्ति वा? सूत्रद्वयं सूत्रद्वयं प्रातिपदिकसंज्ञा यः तत् कार्यं क्रिया धातुः that we know, but there are two sutras given by Panini that defines a pratipadikam, like we did with the dhatu. Bhavati yat uktavati kriyam darshayati sa dhatu, but Paninina sutradvayam diyate khalu. So sutram api asmabhi adhyanam bhavati, kriya karaniyam bhavati. Pratyayarahita sanya. Mahodaya, if I may, in layman words, what I have understood is pratipadikam is a root word. When pratipadikam is added to a thing pratyaya, it becomes dhatu, and subantam asti chet namapadam bhavati. Pratipadikam is a root word, but I don't know the sutram. Yeah, but sutram, yes. First, we did it twice or thrice. That cannot be divided further. That is pratipadikam. No, I can divide it further. I can divide it further. Moola dhatuhu pratipadikam. Let me explain this once more. Arthavat adhatuhu apratyayah. First sutram, Arthavat adhatu apratyaya. Yah shabda arthavan asti. Dhatuhu nasti. Pratyayopi nasti. Pratyayanta shabdopi nasti. Avagachantu ado. Arthavat adhatuhu apratyayah. Arthavan asti. किमपि अर्थं सूचयति. यदा अहं राम इति वदामि अस्माकं मनसि किं भवति? एक व्यक्तिविशेषः चित्रम् आगच्छति खलु, राम इति अर्थवान् अस्ति, परन्तु अप्रत्ययः अधातुः अप्रत्ययान्तशब्दः भवति. This is the first sutram which covers only 5% of the total whole gamut of the words. Only 5%. There are particular words which cannot be further divided into pratyaya, prakruti and pratyaya. But still there are persons who further divide this sutram, this particular shabda, into prakruti and pratyaya. For example, if I say go shabda, most of the people will say go iti. It covers in the first sutram. Arthavat adhatu apratyaya. Right? Because there is no pratyayanta shabda. But if I want to further go down and drill deep inside, we can use that gam dhatu and dos pratyaya, which is a unadi pratyaya. Gam dhatu and dos pratyaya. So which is go. We are getting a pratipadikam as go. So hardly, if I don't say 100%, so I can just give a leeway of 5% of the whole gamut of the words are purely covered by this sutram, first sutram. Arthavat adhatuhu apratyayah. So apratyaya, pratyaya api nasti, dhatuhu api nasti, pratyayanta shabda api nasti. Parantu arthavan asti. Mani, Ditha, Davitha, ete darshaha namani santi, te etasmin sutre pratipadik krinyam prapnuvanti. Avagamyate va? There are very few shabdas which are covered by this sutram. Why? I tell you when I come to the second sutram, Krut tadhis tadhita samasascha. This is the second sutram. Krudantaha
तद्धिताः समस्तपदानि च प्रातिपदिकानि भवन्ति. First, totally he disconnected all this that pratyanta shabda pratyah na bhavati. But secondly, he said krudantaha api bhavati, samasaha api bhavanti, tadhitanta shabdaha api pratipadikani bhaveyu. तदेव सन्देहः इदानीं मम मनसि अस्ति यथा अथवा तथा तु प्रत्ययः वदति So that is why only 5% are covered by the first. Now I give you an example of a shabda which is very dear to me. Rama iti pratipadik. It is derived by using a ghaya pratyaya with a ramu ramate dhatu. So this is a pratyanta shabda, krudanta shabda. Astu? So by going by the first definition, we cannot call it pratipadikam. But by second definition, we call it a pratipadikam. Krut tadhit samasascha. All three are called pratipadikam. Krudanta tadhita padam, like Dasharathi. Dasharathasya apatyam puman Dasharathi. Dasharathi itself is a pratipadikam. Tadhit pratyanta shabda. Puna Sitapatihi. Sitapati itself is a pratipadikam. Sitayaha pati, Sitapati. So Sitapati is a pratipadikam. If he has not put the second sutram, most of the words cannot be taken as pratipadikam. अवगन्तुं शक्यते इदानीं? कृत् तद्धित समासाश्च. The second sutram, which adds all 95% of the words into pratipadikam. अर्थवत् अधातुः अप्रत्ययः प्रातिपदिकम्. यह अर्थवान शब्द धातु संज्ञकः प्रत्यय संज्ञकः प्रत्यांत च नास्ति तस्य प्रातिपदिकम् इति संज्ञा भवति. अप्रत्यांत उसमें क्या भेद है? जो अप्रत्यय को उसमें प्रत्यय नहीं लगा है कोई भी, जैसे हम लोग राम शब्द में रमु धातु के साथ में प्रत्यय लगाते हैं घाय, तो प्रत्यांत शब्द हो गया. वो जिसमें प्रत्यय नहीं लगता हम लोग उसको तोड़ नहीं पाते उसके अंदर में. जैसे मणि शब्द है, मणि शब्द को हम लोग उसकी कौन सा धातु है और कौन सा प्रत्यय हम लोग उसको डीप बाइफरकेशन नहीं कर पाते, तो उसको हम लोग अप्रत्यांत शब्द बोलते हैं. लेकिन कहीं कहीं होगा, हम लोग को मालूम नहीं है अभी तक कि उसका उत्पत्ति कैसे हुई. उसमें भी कोई धातु प्रत्यय लगा होगा तभी बना है. ठीक है, कोई भी प्रत्यय टाइप का लगा होगा जो हम लोग नहीं जानते, बट जब शब्द की उत्पत्ति है तो कुछ ना कुछ तो होगा उसमें. और अप्रत्यांत प्रत्यांत शब्द भी नहीं होगा. जैसे प्रत्यय, कोई भी प्रत्यय आप लीजिए, जैसे तिप प्रत्यय लीजिए या सुप प्रत्यय लीजिए, वो शब्द वो धातु वो प्रातिपदिक नहीं बन सकते. प्रत्यय है वो प्रातिपदिक नहीं बन सकते. प्रत्यांत जो शब्द है वो भी प्रातिपदिक नहीं बन सकते. ठीक है, लेकिन उसने जब सेकंड सूत्र कहा कृत तद्धित समासाश्च, उसमें कृदंत शब्द आ गए जिसमें प्रातिपदिक में जिसमें प्रत्यय लगे हैं, तद्धिता भी आ गए जिसमें तद्धित प्रत्यय लगे हैं, और समास जो पद है समस्त पदानी वो भी आ गई. वो सुबंत सुबंत का मेन से जो समास होता है वो भी आ गए. ये सभी प्रत्यांत शब्द है. समझ में आ रहा है आपको? प्रातिपदिक संज्ञा क्या, मूल कारण क्या है? कोई कोई प्रत्यय हम लोग सिर्फ प्रातिपदिक में लगाते हैं और कोई कोई प्रत्यय हम लोग धातु में लगाते हैं. जैसे कृत प्रत्यय पड़ा, विकर्ण प्रत्यय पड़ा, और तिंग प्रत्यय हम लोग धातु के साथ ही लगता है, वो नाम पद के साथ नहीं लगता. सो हम लोग को ये जानना जरूरी है कि प्रातिपदिक किसको कहते हैं और नाम धातु किसको कहते हैं. अब प्रातिपदिक के साथ में आप सुप प्रत्यय लगाएं, स्त्री प्रत्यय लगाएं या तद्धित प्रत्यय लगा सकते हैं. उसके साथ आप तिंग प्रत्यय कृत प्रत्यय नहीं लगा सकते. गम के साथ में आप सुप प्रत्यय नहीं लगा सकते, गम और सु नहीं होगा. धातु है. और राम के साथ में आप तिप नहीं लगा सकता, रामती नहीं हो सकता उसका.
तो धातु के साथ तिंग प्रत्यय लगते हैं। हाँ, धातु के साथ में दो प्रत्यय लगते हैं, कृत और तिंग। कृत और तिंग। और प्रातिपदिक के साथ में जो बाकी सब प्रत्यय हैं वो सभी लगते हैं। कृत अतिंग प्रत्यय, जो बाकी सब जो भिन्न है, कृत और तिंग से भिन्न है, वो सभी प्रत्यय प्रातिपदिक में लगे। ठीक है। हाँ। इसीलिए हम लोग को जानना जरूर है कि प्रातिपदिक किसको कहते हैं, क्योंकि उसके साथ में हम लोग प्रत्यय लगाएंगे वो प्रातिपदिक को ही लगने हैं। जैसे सुप प्रत्यय लगाया, स्त्री प्रत्यय लगाया या तद्धित प्रत्यय लगाया, वो प्रातिपदिक के साथ ही लगते हैं, धातु के साथ नहीं लगेंगे। समझ में आ रहा है आपको? हाँ। अब देखिए कितनी बड़ी मजा की बात है कि आप धातु के साथ एक कृत प्रत्यय लगाया, जैसे राम शब्द है, रमु प्लस घाई लगा करके आपने राम बनाया, वो हमेशा ना प्रातिपदिकम बनाएगा। धातु के साथ कृत प्रत्यय जब भी लगता है वो हमेशा प्रातिपदिक बनाता है। जैसे गम धातु के साथ आप तवतु प्रत्यय लगाते हैं तो गतवत इति प्रातिपदिकम हुआ। गतवान, गतवती, गतवत तीन रूप बने, वो बना क्या? प्रातिपदिकम बना, उसमें सप्तमी 7 विभक्ति रूप लगते हैं उसमें, तो वो क्या बना? प्रातिपदिक हुआ। धातु के साथ कृत प्रत्यय जोड़ करके जो बनेगा वो प्रातिपदिकम बनेगा। कृदंत जो बोलते हैं हम लोग, वो प्रातिपदिक होता है। कृदंत। वो कृदंत किसको बनते हैं? जिसमें अंत में कृत लगा है प्रत्यय, उसी को तो धातु, उसी को तो हम कृदंत बोलते हैं। कृत प्रत्यय अस्य अंते अस्ति स कृदंत। तो धातु के साथ में जो कृत प्रत्यय लगता है और जो शब्द का निर्माण होता है वो कृदंत होता है, वो भी सिर्फ अपने आप प्रातिपदिकम हो जाता है। तो ये हम लोग को डिफरेंस जानना खूब जरूरी है, बहुत जरूरी। समझ में आ रहा है? गतवत अधिकम गतवत इति प्रातिपदिकम, पुल्लिंगे गतवान प्रथमा विभक्तौ भवति, स्त्रीलिंगे गतवती भवति, नपुंसकलिंगे गतवत इति भवति। देखिए, कृत तद्धित समासाश्च, ये दूसरे जो आपने सूत्र है उसके वो सूत्र से आपने कृत प्रत्यांत शब्दानां, तद्धित प्रत्यांत शब्दानां तथा सामासिक शब्दानां प्रातिपदिकम इति संज्ञा भवति। तवतु धातु के साथ कृत्य प्रत्यय है, कत, कतवतु, गत, गतवान, गतवती, गतः, गता, गतम हम लोग बोलते हैं ना, पठितः, पठिता, पठितम, वो सभी प्रातिपदिक है। और ये कृदंता है। हाँ, कृतंता, तद्धिता और समास जो भी होते हैं वो भी प्रातिपदिकम बनते हैं। ठीक है। आदेश, आगम सबको मालूम है, हाँ। जानन्ति सर्वे। मित्रवत आदेश किसको बोलते हैं? आदेश आदेश जो है को जो आदेश का शत्रुवत क्या कर दूसरा आता है, किसको हटाकर आता है? जो शब्द वर्ण है उसको उसके स्थान पर आदेश होता है। हाँ, तो उसको हटाकर जो भी आता है उसको आदेश बोलते हैं। आदेश बोलते हैं। तो एक वर्ण या दो वर्ण या उसको हटा करके आता है, उसको क्या बोलते हैं? आदेश। आदेश वो तो शत्रुवत आदेश होता है। हाँ, एक आप एग्जांपल दीजिए। वो एग्जांपल तो मुझे क्यों नहीं याद आ रहा? हम लोग संधि करते हैं ना। स्वर संधि में, हाँ, स्वर संधि में कोई भी यण एक संधि में, एग्जांपल। हाँ, प्रत्येकम इकः स्थाने प्रति यण आदेश भवति। इकः स्थाने, इको यणचि, इकः स्थाने यणादेशः। इक के स्थान पर यण आदेश, तो इक के स्थान पर आता है, इसको हटा करके यण बैठता है।
ठीक है ना, तो उसके स्थान पे यार। जो आता है आपको हटा देगा। आपके घर में आपका कोई शत्रु आएगा तो आपको हटा करके आपको घर में बैठेगा, पुत्री होती। ठीक है, तो वो शत्रुवत आदेश बोलते हैं उसको। परंतु यदि कोई आपका मित्र आता है तो आपको हटाता है क्या? वो आगम आगम मित्रवत आगम, हाँ, वो आपके घर में आएगा, आपके साथ में सोफा में बैठेगा, आपके साथ में खाना खाएगा, आपके साथ में सोएगा, वो आप मित्रवत है, तो उसको आपको हटा के नहीं आएगा, वो आकर के कहीं पर भी एडजस्ट हो जाएगा। वृद्धि ठीक है, संधि इसमें वृद्धि गमुड़ागम संधि में देखिए, गमुडागम संधि संधि उसमें प्रहसन आगम है, तुगागम संधि है, तुगागम संधि है, उसमें भी आएगा। सब संधि जब हम पढ़ेंगे तब हम लोग बताएंगे। तुगागम हम्म, तुगागम सुडागम। हम्म, ठीक है। आदेशः आगमः, 3 प्रकार के आगम होते हैं। कौन बताएगा आगम कितने प्रकार के होते हैं? तुकागम नुक नहीं, वो मैंने कौन से वर्ण का आगम नहीं बोला, आहा, आगम के प्रकार कितने होते हैं। आगम के प्रकार कितने होते हैं? नुमागम नित्य मुक्कागम। नित्य नहीं, वर्ण मैंने नहीं बताया, टाइप तो ऑफ आगमास। नहीं डमुडागम डम नहीं, नहीं, ना ना ध्यान से मैंने मेरा प्रश्न समझिए पहले। मैंने कितने टाइप के बोले, कौन से वर्ण का आगम होता है वो मैंने, आप जब नुमागम बोलते हैं तो मैं समझता हूं अहम कि नुम वदामि का नकार महोदय, का आगम नित्य होगा। नित्य अहम वदामि महोदय। हाँ, पद्मावती भगिनी वदतु। हाँ, आगम पूर्ववर्णस्य पूर्वं वा परः यः वर्णः अस्ति तस्मिन् परे भवति वा नो चेत् पूर्वे भवति वा कीदृशः इति। न व्हाट इज कीदृशः आगमः स्युः? So टित् one कित् is called, there are त्रिविधाः आगमाः, त्रिविधाः। त्रिविधा One न is called tit आगमः, कित् one is called kit आगमः, and one is मित् called mit मित् आगमः। meet teeth and kit. Tit, kit and mit. What is a tit? Who will आद्यन्तौ explain? टकितौ and Now, मिदतौ what is a tit? चादिपदौ। First you say, what is a tit? टित् यत्र यत्र टकारस्य इत् संज्ञा टकारस्य भवति तत् इत् संज्ञा टित्। भवति। इदागमगम कित् ध्यान से एक आगमः एक करके बोलिए, हल्ला मत करिए। टित संज्ञा किसको बोलते हैं, टिक किसको बोलते हैं बताइए। यत्र टकारस्य इत् संज्ञा भवति। एकम् उदाहरणं ददातु कृपया। ई आगमः भवति। नहीं नहीं, आप हाँ, अभी आगम नहीं, जैसे हम लोग को टित को बोलते हैं, टित का आगम किसको बोलते हैं, और वो किस टाइप का होता है? आप पहले आप समझिए, आप एग्जाम्पल देते हैं, मैं एग्जाम्पल नहीं मांग रहा आपसे, हम पहले आपका कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं। टित किसको बोलते हैं? हम लोग ने इत संज्ञा पढ़ी है, अस्माभिः पठितं खलु। टित् टित वर्णः के वर्णः? शब्दात् पूर्वं नहीं, नहीं आप टी बोल रहे हैं, मैंने टित बोला है। तकार संज्ञा टित्। यस्मिन् टकारस्य इत् संज्ञा भवति ते टित् वर्णाः सन्ति, टित् शब्दाः सन्ति। यदा इडागमः भवति खलु, भवन्ति जानन्ति, इडागमः भवति, इकारस्य आगमः। So why Panini has not used any other varna and but used takara only? You could have used any varna. There is a reason behind it. Atyantau takitau. तकितौ So यदा आदि अस्ति, यत्र स्थानं कुत्र अस्माभिः स्थाप्यते, ये नूतन वर्ण आगच्छति, तस्य स्थापनं कुत्र भवति? So 3 steps he has taken. 3 types of agamas: tit, kit and mit. यस्य टकारस्य इत् संज्ञा भवति आदौ स्थापनीय, यस्य विधानं क्रियते। यदा इडागमः भवति, भवन्तः जानन्ति खलु इडागमः। सो इकारस्य आगमः भवति यदा हू धातोः लट् लकार रूपं पश्यामः, भविष्यति इति रूपम् आगच्छति। तर्हि ईकार कुतः आगच्छति? इडागमः भवति। पठिष्यति, पठ प्लस शप प्लस ई, पठिष्यति।
पठ ई पठ इष्यति प्लस ई, हाँ, तो ये इष्यति प्रत्यय को विधान करता है। यदि कोई इष्यति भी प्रत्यय इकारस्य आर्ध धातुक प्रत्यय है, आर्ध धातु का सेट वाला आदि है, ये सूत्र से ये प्रत्यय को विधान करता है कि आपके आगे में आके ईट बैठेगा। आप ध्यान से सुनिए, लिखना मत प्लीज, ध्यान से सुनिए। कॉमन क्या है लुट लकार में? आपको कॉमन शब्द क्या दिखाई दे रहा है? कौन सा वर्ण सुना आपको सुनाई देता है? इष्यति ई इष्यति ई नहीं, मैं अभी वो नहीं बोलता, अभी मैंने पास्यति बताया। पास्यति में इकार दिख रहा है आपको? नहीं न दिखा रहा है। गमिष्यति में आपको इकार दिख रहा है, ठीक है। हाँ लिखिष्यति खादिष्यति में आपको दिख रहा है, लेकिन इसमें इदाह कॉमन क्या भवति दिख रहा है? ध्यान से देखिए, इष्यति स्या जो है, स्या हम्म स्या है, वो आपको कॉमन सभी में मिलेगा। वो कभी कभी वो मूर्धन्य शकार हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन स्या चीज है, वो स्या वो आपको हमेशा दिखाई देगा। तो स्यतासी लुटो हो, ये सूत्र से लुट धातु, लुट लकार में स्या का आगम होता है, स्या प्रत्यय लगता है। ये स्या प्रत्यय कैसा है अभी आप लिखिए मत प्लीज, आप खाली सुने, हम लोग आएंगे तब आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग कर देंगे। स्या प्रत्यय वो आर्ध धातु होता है। आर्ध धातु एक टाइप के हम लोग प्रत्यय जब पढ़ेंगे, सार्वधातुक और आर्ध धातुक। तिंग शित सार्वधातुकम, जो तिंग प्रत्यय होते हैं और शित प्रत्यय होते हैं। शित प्रत्यय कैसे होते हैं? जिसमें तालव्य शकार की संज्ञा हुई हो। तिंग शित सार्वधातुकम और आर्ध धातुकम शेषः, बाकी सभी है वो आर्ध धातुक है। शित प्रत्यय जैसे शप प्रत्यय हुआ, शन प्रत्यय हुआ, ये सब विकर्ण प्रत्यय है। तो इसमें जो जो प्रत्यय लगते हैं वो सार्वधातुक हैं, और बाकी सब जो है वो सब आर्ध धातुक प्रत्यय, जैसे एक त है, एक तवा है, तुमुन 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 है, जो भी है सब ये आर्ध धातुक प्रत्यय है। सिमिलरली ये स्या प्रत्यय है, वो आर्ध धातुक प्रत्यय है। तो उसके लिए पाणिनि ने सूत्र दिया, आर्ध धातु का सेट वलादे है। जो आर्ध धातु जो है वल आदि प्रत्यय, जो वलादि धातु है प्रत्यय है, उसके आगे में इडागम होगा। प्रत्यय को विधान किया है तो उसके आगे जाके बैठेगा। तो स्या है, उसको विधान किया है, उसके आगे में आकर इकार बैठ गया। तो पठिष्यति का आपको दिखाई दे रहा है, ये तो विधान जो किया है। ईट है वो आगम आगम हुआ है। हाँ, वो ईट का आगम हुआ है, इकार का आगम हुआ है, और उसको पाणिनि को आगे बैठाना था, इसीलिए साथ में क्या किया? ईट, ईट टकार किया उसने। तो बाद में टकार की संज्ञा हो गई, तो कैसा आगम हुआ? टित प्रकार, टित आगम हुआ। हाँ समझ में आ रहा है? ये हाँ ईट ठीक आगम है। हुआ, ये पूर्व प्रत्यय को विधान है कि स्या के आगे में आके बैठेगा। तो आद्यंतो टकितो, आदि में होगा तो टित होगा, अंत में होगा तो कित होगा। जब आप तुगागम करते हैं, तुक का आगम करते हैं, तो परशुच्छिन्न, तो ह्रस्व स्वर के बाद में उसका आगम होता है, उसको तकार को बाद में स्थापन किया जाता है। परशु के बाद में सब छिन्न करेंगे, परशु त छिन्न, जब बाद में शुत्व होकर के परशु छिन्न होता है। तो ये जो ह्रस्व आकार है, रात में ह्रस्व स्वर है, बाद में जो परशु इसमें, तो उसके बाद में बैठता है, क्योंकि वो उसी को बोला गया है कि विधान उसको किया है, जो ह्रस्व स्वर होगा उसको विधान है कि ये आगम आएगा, तो उसके बाद में आके बैठेगा। क्योंकि कित है तो बाद में बैठेगा। और तीसरा है मिदचोन्त्यात् परः। प्रत्यय पूर्वं भवति इडागमक हाँ, इडागम पूर्वं भवति, किदागम भवति अन्ते, तस्मात् परम। परंतु मिदचोन्त्यात् परः, मिदचोन्त्यात् परः, जो मित आगम होते हैं, मित जिसमें मकार की संज्ञा होती है, जैसे नुमागम बोले, नुमागम नकार का आगम होता है, तो कहाँ बैठाते हैं उसको?
कौन बोलेगा? नुमागम। ध्वनि ब्रेक भवति महोदय। अंतिम अंतिम अच के अंतिम अचः परे। परे। परे मिदचोंचात् परः। हाँ, हम लोग ने धातु कैसे बोला? जैसे वदि धातु है, हम लोग ने लिया। हम्म, कीदृशः धातु अस्ति अयं धातुः? ए, वदि धातु है। और इस आप धातु पकड़िए, वदि धातु है। वंद वंद वदि आत्मनेपदी धातु। नहीं, हाँ आत्मने है। क्यों आत्मनेपदी है आप वो बाद में पकड़ेंगे, लेकिन वदि का वंद कहाँ से हुआ वो तो हम उसकी लोग को पहले सोचना पड़ेगा। तो वो इदितोनम हाँ, तो इदित धातु कहाँ से आई? हाउ यू आइडेंटिफाइड वदि इदित? वदि वदि मूल धातु इज इकारोत्तरवर्ती अनुनासिक अनुनासिक अस्ति। अनुनासिक इकार अस्ति तस्य Yes. इत् संज्ञा भवति। वदि वदि तो इसके इत् वास्ते संज्ञक इदितोनम वर्णः धातु। कः? इकारः, अनुनासिक इकारः। हाँ सो वदि धातु अभिवादन स्तुत्योः, वदि अभिवादन स्तुत्योः धातु का ओरिजिनल उपदेश अवस्था में है। तो व्हेन देयर इज एन उपदेश, it automatically get its संज्ञा. And once the its संज्ञा is done, it has had a classification, new नामकरण. So this dhatu will be idit, because idit ikar ki it संज्ञा हुई है. So this will be an idit. And what is that idit after that? Then we have a sutram called idito num dhatu ho. जो idit धातु होती है उसमें नुम का आगम होता है। आगम होता है। तो सबसे पहले आपको धातु को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि इदित क्यों है और इदित धातु कौन सी है जिसमें इकार की संज्ञा हुई है, अनुनासिक ई। उससे आपको आइडेंटिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, इदित है। बाद में अब इदित है तो उसमें नुमागम होगा। नुमागम कैसे होगा? नुम मैंने बताया, नुम का आगम हो रहा है, तो यहां पर मकार की संज्ञा करनी है। जब मकार की संज्ञा होती है तो न केवल रहता है, क्योंकि उसमें जो ऊ है केवल उच्चारण के लिए है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो उसको भी हम लोग हटा सकते हैं। तो केवल नकार का आगम होता है। तो कहाँ बैठेगा? विदचोन्त्यात् परः मित अंतिम अचः परे। आप वद धातु लीजिए, उसमें आप आनुपूर्वी कीजिए वद धातु में। वह अ द द, तो जो अ है हम्म, के बाद में लगेगा वो, हम्म। अच वर्ण के बाद में। हाँ, तो अंतिम अच कौन सा हुआ? अ। हाँ, तो अंतिम हाँ अच के बाद में जब हम लोग नकार का आगे बैठाएंगे तो रूप कौन सा बना? वंद। बंद बंद। जैसे यहां पर देखिए, मैंने दूसरा उदाहरण लिया है, कपि, चलने, कंपते जैसा रूप बनता है। कंपी, कंपी है नहीं ऊपर, कपि 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 है, कपी कपि है है ऊपर, पैर, अनुस्वार नहीं है। अनुस्वार है। हाँ है। पकार उत्तर जो इकार है वो अनुनासिक है, तो इसकी इदित माने इस संज्ञा होगी। तो ये धातु कैसा हुआ? इदित धातु हुआ। अब इदित होने के बाद में इदितो नुम धातु हो से नुमागम हुआ। होगा। ठीक है, यहां पर देखिए, ककार, अकार, नकार और अंतिम में पकार है। तो ओरिजिनल रूप अभी क्या हुआ? कन्प। जस्ट चेंज कैसे होता है? वो संधि से होता है सब। आगम तो ओरिजिनल नकार का ही हुआ है। अनुनासिक संधि। हाँ, अब देखिए बाद में जहां जहां भी आपको अनुस्वार दिखे तो उसके बाद में जो वर्ण है, यदि सवर्ण होता है तो उसके ऊपर में सवर्ण का अनुस्वारस्य यही पर सवर्ण से आपका आ जाएगा। और कहीं पर भी जो अपदांत नकार और मकार की भी अनुस्वार आप कन्वर्शन होता है अपदांत में, ध्यान रखिएगा। तो यहां पर कन्प किया है, वो तो पद नहीं बना है, अभी शब्द है, अभी खाली धातु है। धातु में जब तिंग प्रत्यय लगेंगे तब उसको पद संज्ञा होगी, अभी अपदांत है। तो नश्चा अपदांतस्य झलि, न को भी यदि अपदांत है और उसके बाद में झल वर्ण आता है। झल वर्ण कौन बोलेगा? कौन कौन है? झल, जब जब
अब जब खाली बोल दीजिए वर्ण का कौन सा वर्ण जो आता है वो आप बोल दीजिए, मतलब भो वर्ग घो ढो। हाँ, नहीं, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। चतुर्थ तृतीय द्वितीय ऐसे बोले आप। हाँ, अभी आप वर्ग लोग प्रथम 11 क्लास हो द्वितीय गई हम लोग तृतीय की। चतुर्थ हाँ और प्रथम। सा हाँ, अच्छा जा वर्ग चतुर्थ तृतीय द्वितीय तृतीय प्रथम द्वितीय प्रथम और षाशास उष्माण। वशसर उष्मा। उष्माण। उष्माणः। तो ये अब आपको ऐसा सोचना है, क ख ग घ ऐसा नहीं बोलना है, ये पूरा आम। आप एक साथ में क्रॉप करके चलिए, समूह लेकर के चतुर्थ तृतीय पंचमा द्वितीय ऐसे करके, ओके। ठीक है। झल वर्ण, यदि उसके बाद में झल वर्ण है तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा? पकार है, हाँ पकार वो झल वर्ण है। हाँ है। यदि पकार झल वर्ण है तो उसके आने वाला उसके नकार उसके पहले है तो उसको अनुस्वार आदेश होगा। हाँ नश्चापदान्तस्य झलि, अपदद में यदि नकार है और उसके बाद में झल वर्ण है तो वो नकार और मकार दोनों को अनुस्वार आदेश होता है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? अनुस्वार के बाद यय वर्ण है। यय वर्ण मतलब क्या होता है? यय वर्ण, परसवर्ण हाँ नहीं, वो तो सवर्ण समझ में आ गया, लेकिन यय वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अनुनासिक पंचम अक्षर। हयवरट हकार वर्गीय को छोड़ व्यञ्जनानि करके, वर्गीय हकार को व्यञ्जनानि छोड़ करके, अन्तस्थः हकार को छोड़ करके हकार विहाय कपै वर्गीय तक व्यञ्जनानि अन्तस्थः अंतस्थः, हम्म उसमें अब जो भी वर्गीय व्यंजन है उसके पंचम वर्ण हम लोग तो कर सकते हैं। अब जो पकार है उसका पंचम वर्ण, प वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा हुआ? प प ब ब म म म प फ ब भ म म। तो म यहाँ पर क्या बैठेगा? मकार, म कंप, ठीक है। तो मकार ऐसे आ गया। अब इसके जगह पर हम लोग धातु यदि लेते कुठी, आघात है कुठी धातु होती न तो कण वो भी यदि तो नुम धातु है, उसमें भी नकार का आग में होगा, कुंठ होगा, उसमें भी आपको अनुस्वार होगा और उसमें कुंठ करके बैठेगा तो उसमें ट ठ ड ढ ण णकार है, न का वो होगा णकार है तो अनुस उसमें कुंठ का कुंठ होगा। ऊंठ। टवर्गस्य पंचम वर्ण कुंठ, हम्म ठीक है। हम्म समझ में आ रहा है सब अभी तक? हम्म। ये नश्चा पदांतस्य जली, तो उसका मतलब क्या है? न च अपदांत। आदो हम लोग मोनुस्वार तो जानते हैं, मकार को अनुस्वार होता है। हाँ मोनुस्वार झल वर्ण के बाद में जो मकार होता है उसको अनुस्वार आदेश होता है। उसके बाद में जो हाँ हल वर्ण होता है, स्वर वह होता है तो उसमें नहीं होता है। जो हल वर्ण होता है मकार के बाद तो मकार को अनुस्वार आदेश होता है, ये तो सब जानते हैं। हाँ अब ये अपदांत बात करता है। अपदांत मकार और नकार दोनों को ही छल वर्ण होने से अनुस्वार आदेश होता है। पहले हम लोग केवल मकार की, पदांत मकार की करते थे। जो पदांत में मकार है और उसके बाद में हल है कोई भी, हल, ये ध्यान से रखिए सर, हल मतलब व्यंजन हो गए, हाँ तो उसमें जो मकार को हम लोग अनुस्वार करते हैं। रामम गच्छति, तो हम लोग लास्ट में रामम को मकार नहीं लिखेंगे। रामम गच्छति गकार है, वो व्यंजन है, हल वर्ण है, तो हम लोग को उसको अनुनासिक करना पड़ेगा। रामम मकार के ऊपर में अनुस्वार होगा, रामम गच्छति। तो जब भी दोनों हल वर्ण आते हैं तो उसी उसके जब भी अनुनासिक उसके पर जो अनुस्वार होता है तो उसका हम केवल अनुस्वार ही लिखेंगे। हाँ, अनुस्वार के बाद यदि हल वर्ण है तो अनुस्वार ही लिखना जाने चाहिए, और स्वर है तो पूरा संपूर्ण मकार लिखेंगे। हाँ रामम, हाँ, यदि कोई रामम है यदि करते हैं तो उसके बाद में यदि कोई स्वर आता है तो इच्छति, स्वर के हिसाब से, हाँ रामम इच्छति, तो
हाँ, रामम इच्छति नहीं होता है, राम इच्छति होता है, राम। लेकिन तो रामम कुछ भी अब आप सकाते बता देते कुछ हैं। भी स्वर आएगा तो हाँ, कुछ भी स्वर आए। समझ में आ रहा है ना अभी तक? अब प्रत्यय संज्ञा किसकी होती है? प्रत्ययः। जो अध्याय में तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जो जो शब्द, नए शब्द किए गए हैं, वो सभी प्रत्यय संज्ञक है। प्रत्ययः। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द 311 थर्ड अध्याय से जो भी छठे अध्याय के एंड तक जो भी है, वो सभी प्रत्यय किए जाते हैं। वो प्रत्यय धातु को भी लगते हैं, नाम को भी लगते हैं, सभी तरह के प्रत्यय को विधान किया है इसमें। Whatever the new words you are seeing in the third, fourth, and fifth adhyaya are called pratyayas. Now, अंग संज्ञा मैंने समझाई थी बहुत लास्ट में क्लियरली आपको। समझ में आए किसको आई थी अंग संज्ञा? अंग संज्ञा जो भू धातु आपने बताई थी। आप अंग संज्ञा जातु बताइए, अंग किसको बोलते हैं? अंगः इत्युक्ते अंग संज्ञा कस्य भवति? तो जो आगे वो भू जो भू, सबसे पहले बताइए अंग संज्ञा किसको होती है? टिप प्रत्यय प्रत्यय के पूर्वम् अस्ति, पूर्व द्वित्वं प्रत्यय पूर्वम् अस्ति द्वित्वं वो अंगसंज्ञा। संज्ञा द्वित्वम् अस्ति चेत् यस्य प्रथमभागे अङ्गकार्यं करोति खलु। कस्मै विधानं भवति? टिप् अंग संज्ञा प्रत्यय कस्मै के विधानं भवति? टिप प्रत्यय के प्रथम पूर्व पिता का पहले केवलं प्रत्ययस्य विधानं भवति, प्रत्ययाय विधानं भवति। It is given only for pratyaya. The anga sangya happens only to the pratyaya. महोदय पठत् इति पट् प्लस पूर्वं ति पूर्वं स्थितः पट् प्लस अ इति अङ्कः भवति। परन्तु कस्य अंग भवति? ही मम प्रश्नः आसीत्। पट् प्लस कठ अ इति अंगसंज्ञा भवति, परन्तु कस्य कृते अस्ति? प्रत्यय पूर्वम् प्रत्ययः कृते खलु, प्रत्ययस्य कृते एव। So anga sangya happens only for the pratyaya, not to any other thing. प्रत्ययस्य कृते विधानं क्रियते इयं संज्ञा अस्याः संज्ञायाः। So if it happens to a pratyaya, then only anga will come. It is not for dhatu, it is for the pratyaya. Please note, whatever we say anga sangya, then it has to be for the pratyaya only. If I say tip pratyayस्य विधानं क्रियते, तिप् प्रत्यय कस्य विधानं, कस्मै विधानं क्रियते? धातोः। धातु हाँ, का विधान करता है। तो धातु जो किसी को भी विधान किया जाता है उसकी अंग संज्ञा होती है, उसकी अंग संज्ञा होती है। हाँ, अब किसको जैसे विधान संज्ञा होती है? जैसे आपने भू कहा, भू को यदि मैं तिप का विधान करता हूँ, आगो में सपोज करो भू धातु है, भुआदयो धातु मैंने स्वीकृत किया और मुझे लट लकार में बोलने की इच्छा है, सीधा सीधा आप टिप नहीं बोल सकते हैं। नहीं, भू प्लस आ नहीं सबसे प्रत्यय उसका आ प्रत्यय उसका ये होके और उसके बाद तिप यानी तिप लगता है उसके बाद में। तो ये तिप प्रत्यय के पहले का जो भी है उसको अंग बोला जाता है। किसका अंग बोला जाता है? ये धातु का अंग बोला जाता है। नहीं, प्रत्यय का अंग बोला जाता है, मैं वही बोलना चाहता हूँ। ये प्रत्यय का अंग बोला जाता है और धातु का अंग नहीं बोला जाता। मैं वही कहना चाहता हूँ। प्रत्यय आप बोला सब ठीक है, लेकिन किसका अंग बोला जाएगा? प्रत्यय का अंग बोला जाएगा। प्रत्यय के लिए इसका विधान हुआ है। ठीक है। हाँ,
इसीलिए सूत्र क्या आया, यस्यात् यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्ययंगम। जिसको विधान किया है, जिस प्रत्यय को विधान किया है, वो प्रत्यय के परे रहते हुए उसके आगे में जो जो वर्ण है वो सभी उसके लिए अंग है। महोदय प्रातिपदिकं में सुप्रत्यय योजने हाँ, समये चलता है, कोई भी प्रत्यय हो सकता है। हाँ ये राम ओके प्लस सु है तो पूरा हाँ र आ म अ, ये पूरा का पूरा 4 वर्ण का समूह सुप प्रत्यय के लिए वो अंग है। ओ सूप यानी तिंग जो भी है उसके लगता है उसके पहले का जो हाँ, भी वर्ण जो भी उसको प्रत्यय क्या है, बोला जाता है? इसीलिए बोला ना, यस्मात् प्रत्यय विधीयते तस्मात् प्रत्यय आदौ ये वर्णाः सन्ति ते यस्य वर्णस्य अंगसंज्ञा भवति। सो आई हैव टेकन अ भूसत्तायाम इति धातोः। सो फर्स्ट स्टेप, भुवादयो धातवः अंगसंज्ञा अस्माभिः क्रियमाणा भवति। So my vivaksha, it to speak in a lat lakar or present tense. So bhu plus lat. So there will be a itsanya of takara, bhu plus la, lakar. That is why we call this lakara, lakara, lakara. Because there is a itsanya of the end letter, lung or lit, whatever, it will be a takara. The first letter will always be la, 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 la. And that is why it's called lakara. It is, even if it's a lung, even if it's a lung, there be only one letter at the end, it's called la, it's called lakara. तो लोट लोट में क्या होगा? लोट बोल हाँ, तो एक्चुअली वो लोट है, तो आप बोलेंगे टकार की संज्ञा हुई और ओकार है, केवल उच्चारण के लिए है, उसकी भी उच्च संज्ञा हो जाएगी, उसको हटा देंगे हम लोग, केवल ल बचा। लंग में भी गकार है लास्ट में, उसको इत संज्ञा हो गई तो केवल ल बचा। लिट में भी आप टिक टक टकार की संज्ञा हुई और इकार केवल उच्चारण के लिए है, तो वो लकार बचा खाली। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले ऊ धातु को तिप का विधान किया। अभी शब के अभी भूल जाइए, शब अभी भूल जाइए। तो अभी क्या देख रहे हैं हम, तिप के लिए पूरा भू है, भकार और उकार, हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ण and continuing till the pratyay itself, not including the pratyay, of course. So bhakara ukara, so these two varnas together will be called an anga for the tip, so long as the shap is not incorporated. Once the shap is incorporated, akara, so for the akara, who will be bhakara ukara will be the anga. So we'll do the kriya, sandhi kriya in between. See here, I have done, see, in the shapa, there is sanya of shakara. Which sutram? शकार लशक्वतते लशक्वतद्धिते। अनन्त्यं तस्य लोपः akara eva avashishyate. So bhu plus a plus ti. This is the rupa. Now there is a sutram which makes, gives an adesha to ukara, dirgha ukara in the bhu to be converted to o, called sarvadhatuk ardudhatukayoho. So it will be it is not a sandhi here, please note, it is just an adesha that your dirgha ukara will be converted to okar or gunadesha, guna varna. We have learned what are the guna varna, hrasva or akara, ekara and okara are the gur varna. That is why we call it a guna sandhi. That is, we are not doing any multiplication, we are just changing the letter from the whatever letter to the
इकारस्य एकार भवति, इकारस्य स्थाने. So we are converting that ikara into ekara by replacing it with a guna varna. We are not doing any multiplication here, right? We are not doing. We are just replacing it with a guna varna or a vruddhi varna in case of vruddhi sandhi. So here we are doing a replacement. यहाँ आदेश होता है, हाँ, यहाँ आदेश होता है. वो आदेश होता है, यानी वो तो हट गया. हाँ, ऊकार के स्थान में ओकार आ गया. अब ओकार के स्थान में और अ है, दोनों के बीच में संधि होगी. अयादि संधि सब पढ़े हैं. अयादि एचो यवा यावह सूत्र है. तो ओकार और अकार का यदि हम लोग संधि करते हैं तो वकार आया. भव, अब ओकार को अव आदेश हुआ. तब भव के साथ में यदि अकार का मिलन हो गया तो भव ये रूप बना. भकार, अकार, वकार, अकार, 4 वर्ण है. तो ये भव और तिप रह गया. तिप का ती केवल रहा. तो अब देखिए, अब क्या दिख रहा है हम लोग को, जो ती है वो प्रत्यय के लिए भव, ये दोनों 4 वर्ण उसका अंग है. Starting from the first letter called bhakara, ending just before the pratyaya itself, but not including the pratyaya. So bhakara, akara, vakara, and akara, 4 letters is called the anga. Similarly, आप अब देखिए, हम लोग ने धातु को पहचाना था कैसे अंग के बारे में. अदंत अंग है, हलंत अंग है. अब यहाँ पर वो वर्ण कौन सा है? भव में कौन सा अंतिम वर्ण है? अकार, हलंतम. हाँ, तो कैसा अंग हुआ? अकारन. अदंत अंग. हलंत नहीं है, अदंत. अब हम लोग वर्ण से पहचानेंगे. अजंत अंग. हाँ, अजंत नहीं, अजंत तो है, लेकिन अब अदंत बोलेंगे. अब नाउ वी आर स्प्लिटिंग इट फर्दर. अब हम लोग स्प्लिट करेंगे अदंत और अनदंत. अनदंत नहीं आ सुना. अकार अस्ति स अदंत, अकार नास्ति अनदंत. अब ये समझ में आ रहा है ना? ये यहाँ पर भव है, वो कौन सा अंग हुआ? अदंत अंग हुआ. अदंत हुआ. अंत में आकार. किसी जगह पर कोई और होगा. जैसे हम लोग धातु लेते हैं पुष, उसमें पुष्णा आता है लास्ट में, पुष्णाति रूप आता है ना, पुष्णाति. तो यहाँ पर पुष्णा है, तो वो कैसा अंग हुआ? अनदंत. अनदंत, अदंत अनदंत को हम लोग क्लासिफाई करेंगे हम लोग. हाँ, वो इसके बाद में वो इगंत भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पहले हम लोग बाइफरकेट करेंगे अदंत और अनदंत. महोदय आ एव भवति. वो का पुष्णाति. पुष्णाति, पुष्णाति है. यहाँ पर तो अदंत है, लेकिन मैंने पुष्णाति बताया तो पुष्णा है. तो पुष्णा है यहाँ पर तो आकार है ना, दिखता आपको. तो वो अदंत तो नहीं बोल सकते हैं, अनदंत बोलेंगे. अनदंत है. अकार है तो ही अदंत बोल सकते हैं. हाँ, ह्रस्वाकार है तो अदंत बोलेंगे. ह्रस्वाकार नहीं है तो अनदंत बोलेंगे. ये माइन्यूट चीज आप अभी ध्यान में रखेंगे तो आगे चलकर आपके लिए सुविधा होगी. तुरंत आप पकड़ लेंगे कौन सा है ये. उपदा है, मैं यदि ऋदुपद बोलूंगा, उदुपद बोलूंगा, हलंत बोलूंगा, हलादि बोलूंगा, अजादि बोलूंगा, तो आपको तुरंत माथा में स्ट्राइक होना चाहिए कि ये क्या बोल रहा है. ठीक है. Mahoday, may I ask something? Is there a book to learn these things? Is there a I book? am teaching you by Presentation. following the
Yeah, following the presentation, but we will be ultimately referring to Pushpa Dikshit Mahodayaya Sahaj Bodh, first book. There are a set of 6 books. We are starting with first book. तो ये कौन से पेज पर है सर? पेज पे नहीं है ये, अभी वहां पर पहुंचे ही नहीं है। अभी आप संज्ञा पढ़ रहे हैं, द फर्स्ट चैप्टर है अभी। हम लोग फर्स्ट पेज, फर्स्ट वॉल्यूम का फर्स्ट चैप्टर अभी पढ़ रहे हैं। उसमें भी आपने 11 आप पढ़ा दिए। बताइए, आप लोग बच्चे ठीक नहीं है, आप लोग छात्र पढ़ते नहीं है कुछ। आप लोग 11 क्लास में जाते हैं और एक चैप्टर पढ़ाने होंगे। Shamita, because it's first day and यही था नहीं, कि आपके लिए कौन से नहीं बोल book रहे का हैं, क्योंकि हर एक क्लास में नए छात्र जुड़ते हैं, तो उसको ये तो नहीं बोल सकता बेचारे चुपचाप देखेंगे। तो आई ऑल्सो वांट टू इंक्लूड देम इन द क्लास। ये हम लोग ने किया और ये हो रहा है कि आप यू कैन also add, go inside with the stream. can you please give the names of the book in the description later, Mahodaya, WhatsApp me? The name of the book and the हाँ, author? अष्टाध्यायी सहज बोध, पुष्पा दीक्षित. There are 6 volumes. Okay. तो ये संज्ञा प्रकरण है ना, उसका संज्ञा प्रकरण भी, संज्ञा ही तो चला रहे हैं हम लोग। हाँ, संज्ञा तो वो खत्म ही नहीं हो रही हम लोग की। नहीं, मेरे को अभी तक ये नहीं मालूम था कि हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, इसीलिए अभी मेरे पास तो पढ़ा है। संज्ञा प्रकरण कोई भी बुक में समान होगा। यदि आप दूसरा भी आप कोई भी बुक लेंगे तो समान ही होगा। अच्छा, लघु सिद्धांत कौमुदी भी लेंगे तो उसमें भी संज्ञा तो समान ही होगी। अल्टीमेटली वो भी तो अष्टाध्यायी के सूत्र में बेस्ड है। हाँ, वो प्रक्रिया ग्रंथ है, ये सूत्र बेस्ड ग्रंथ है। हम लोग दोनों को मिक्स करके पढ़ रहे हैं अभी। अच्छा। देखिए, मैंने जस्ट क्वेश्चन अभी आपको पूछा था, राम शब्दात प्रथमा द्विवचने औ इति सुप्रत्यय योजयाम। सु औ जस। सो देयर आर 3 फर्स्ट प्रथमा विभक्ति सु औ जस प्रथम है। तो औ राम शब्द को हम लोग औ प्रत्यय लगाते हैं द्विवचन में। तो औ प्रत्यय के लिए राम वो प्रातिपदिक तो है ही, लेकिन राम अंग भी है। सिमिलरली सु प्रत्यय जो राम होता है, उसके लिए राम प्रातिपदिक तो है ही, राम अंग भी है। अब पठती यहां पर हम लोग लिख दिए हैं, तो पठती में भी पठ जो है वो तिप प्रत्यय के लिए अंग है। वो आप ये समझिए कि प्रत्यय के लिए होता है, आप ऐसे अंग नहीं बोल सकते हैं। कौन से प्रत्यय के लिए कौन सा अंग है वो जानना जरूरी है आपको। इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको दोनों पढ़ाया। भवती का आपको एग्जाम्पल देके बताया। पहले आप सिर्फ यदि है ती है तो उसके लिए कौन सा अंग होगा, जहां यहाँ पर विकरण प्रत्यय नहीं होता। अस्ति जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, अस धातु के साथ में ति प्रत्यय लगा है, उसमें कोई विकरण प्रत्यय नहीं है। अस और ति, अस्ति। तो यहां तिप प्रत्यय के लिए अस जो है वो अंग है। समझ में आ गया? और जब गच्छति हम लोग करेंगे तो वो तिप प्रत्यय लेके गच्छ यहां तक है, वो अंग है। एंडिंग विथ अ, स्टार्टिंग विथ गकार, एंडिंग विथ छकारोत्तरकार। छकार के बाद में जो अकार आएगा वहां तक उसका अंग है। गच्छति, जस्ट बिफोर द ती। जो तिप प्रत्यय है उसके पहले तक का जो है वो अंग बोला जाए। हाँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ण टू द एंड वर्ण, एंडिंग जस्ट बिफोर द प्रत्यय इटसेल्फ। You want to continue or shall we take a break? स्थगया महोदय? महोदय तदेव पृच्छा। 10 निमिष अधिकं। तर्हि वयं स्थगयामः, परीक्षाः भवति खलु अद्य। अस्तु तर्हि समयः यदि समाप्तः जातः। यदि प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु, अन्यथा समापयामः। सर, जो हमने वो प्लस अ प्लस ती, तो वो का एचओ या एचओ यवा यावः, यवा
यावः बराबर एचो यवायावः एचो यवायावः एचो यवा यावः आन यान्तावन्तः सन्ति यांता ये- वांता अयादि ये कुछ वो भी बोल हाँ, सकते हैं। उसका ये भव वो, भव आई- हुआ तो ये 4 वर्ण हमने गिने न भ भव एचो व्याव हा हो करके यहाँ पर केवल भव हुआ, केवल हाँ। भव हुआ। आई और औ, बाद में शब्द का आई, जो औ। अकार बचा था वो हम लोग ने भव को ऐड किया, हाँ तो भव पूरा हुआ। पहले भव था, हाँ अब भव हुआ, भव इति ऐड अंग किया, हाँ तो अंग 4 वर्णों का हुआ, हकार, अकार, वकार और अकार। बार पहले केवल 3 वर्ण था, एचो यवाह के पहले हकार, अकार और वकार था, केवल हलंत हाँ। वकार था। हाँ और जब शब्द का आकार जुड़ा तो वो पूरा पूर्ण चार वर्ण। वकार हुआ, स्वर के अंग। साथ में 4 वर्ण हुए। तो वो हाँ। 4 वर्ण मिला करके टिप प्रत्यय का पुरांग हुए। बराबर समझ में आ रहा है? हाँ समझ गए। अन्या कापि शंका अस्ति वा? नाम कृते अस्तु तर्हि वयं स्थगयामः।